नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के नए संस्करण में आपका स्वागत है। आज का दिन जो है वो भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। शायद इस साल का सबसे बड़ा पर्व भारत में, भारत के पाटनगर में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। G20 समिट की बात कर रहा हूं और मैं इंडिया नहीं कहूंगा, भारत ही कहूंगा, क्योंकि जो इनवाइट भी गए हैं वो भारत के नाम से गए। गवर्नमेंट ऑफ भारत कहा गया है। अभी अभी समाचार आया है कि ब्रिक्स की नई करेंसी आ रही है, वहां भी भारत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ भारत हो जाए, ताज्जुब नहीं होना चाहिए। तो इस परिक्षेप के अंदर जब विश्व के 35 देशों के या राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री भारत के मेहमान हैं आज, तब होने क्या वाला है, ये 2 दिन के अंदर क्या क्या चीजें होगी। मोदी जी और बाइडेन के बीच में कल शाम को एक बायलैटरल भी हो गया, जहां स्पेस टेक्नोलॉजी पे कोऑपरेशन की बात हुई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात तो चल ही रही है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हुई है, मगर सबसे बड़ी बात मैं आपको आज के हमारे मेहमान से तारुफ करवाऊं उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बहुत वक्त से लोग बोल रहे थे कि भारत क्या कर रहा है हाइफा पोर्ट पर, भारत क्या कर रहा है ग्रीस के पोर्ट्स के ऊपर। मगर अब जब पूरी बात सामने आती है, जैसे कहे ना कि पूरी चौपाट जब बिक जाती है, तो पता चलता है घोड़ा कहां से जाएगा, हाथी कहां से जाएगा। और डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू यूरोप वाया मिडिल ईस्ट, ये एक बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। शायद ये G20 के दौरान जो बाइडेन भी चाहेंगे कि ये चीज कंप्लीट हो जाए। सऊदीया के मोहम्मद बिन सलमान वो ही चाहते हैं। हाँ, कहते हैं इजराइल से बात नहीं करेंगे, मगर बोलते हैं ठीक है, आप लिंक बिछा दो। तो बात कुछ ऐसी हो रही है कि भारत में मुंबई से लेके मिडिल ईस्ट से इजराइल होते हुए ग्रीस, और ग्रीस से सीधा एंट्री यूरोप। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब चीजों की बातें करने आज हमारे साथ है सुमित मेहता जी। ये जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं। और आज जब G20 के हवाले से हम उनसे बात करेंगे, तब उनसे जानना चाहेंगे कि व्हाट ही थिंक्स इज गोइंग टू बी द की अचीवमेंट्स ऑफ दिस G20 समिट विच इज हेल्ड इन इंडिया। भारत में हो रहे ये G20 समिट का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होने वाला है। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक छोटे से चैनल के ऊपर फिर से। और हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं आज कि ये G20 का जो जलसा हो रहा है, सही मायनों में जलसा है, क्यों हो रहा है और क्यों किया जा रहा है। काफी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये तो खाली फुकट का व्यय है। क्या ये व्यय है, या भारत आज कहां पर है और कहां खड़ा है वो दुनिया को दिखाना चाहता है। सुमित जी, मेरा जो समझ है, सबसे पहले दिस इज कमिंग टू द एज, यानी एक बच्चे में से एक तरुणावस्था में आने की जो प्रोसेस होती है कि बच्चा होता है वो हाथ पकड़ के चलता है मम्मी पापा का, उसको 10 जगह सोचना पड़ता है, पूछना पड़ता है। उसमें से जब वो तरुणावस्था में आता है तो खुद डिसीजंस लेता है, उसके डिसीजंस एक्सेप्ट होते हैं। ओके, युवावस्था में आता है तब, तो उसको कमिंग टू एज बोलते हैं। दिस इज इंडिया कमिंग टू एज मोमेंट। इसको, हाँ, इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप, उसमें कोई ना नहीं है। जो बोलेंगे कि ये बहुत ही दिखावा हो रहा है, दिखावा होता है। आज हमारे फैमिली में शादी होगी, बच्चा होगा, कुछ बड़ी चीज होगी तो हम भी दिखावा करते हैं। हम भी, बारात होती है तो रास्ते पे बैंड बाजा के साथ सब लोग महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहन के नाचते नाचते ही जाते हैं। कोई घर में चुपचाप बैठ के तो शादी नहीं करता। हम्म? तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है G20 में?
तो मैं अभी दिल्ली G20 समिट की बात नहीं करूंगा, मैं बाली G20 समिट से चालू करना चाहूंगा। हाँ। बाली G20 समिट वाज द टाइम व्हेन मोदी जी पिच्ड के अगली G20 समिट इंडिया में होनी चाहिए, और बाकी 19 देशों ने उसको सपोर्ट करके आज हम लोग दिल्ली में ये पूरा नजारा देख रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने एक्सेप्ट किया था। अब बाली में क्या हुआ था, देयर वाज अ बाली डिक्लेरेशन। हर एक G20 समिट के एंड में देयर इज अ डिक्लेरेशन। दिल्ली में 10 तारीख को जो डिक्लेरेशन होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द दिल्ली डिक्लेरेशन, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब बाली में डिक्लेरेशन हुआ था, तो इंडिया वाज द कंट्री जिसने कंसेंसस बिल्ड करने का काम किया दूसरे 19 देशों के बीच में। तब भी यूक्रेन वॉर चल रहा था, तब भी नेटो के मेंबर्स G20 में थे, तब रशिया भी था, लेकिन एक यूनानिमस कंसेंसस क्रिएट करने का काम इंडिया ने किया था तब। ओके, तो इंडिया का रोल क्या है, जब हम इसे एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के एंगल से देखते हैं, तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हम लोग कैसे पूरे विश्व के जो 20 बड़े देश हैं उसको एक पेज पे लाके एक कंसेंसस दिखा सके, जिससे एक वर्ल्ड ऑर्डर के तरफ का डायरेक्शन स्पेसिफाई हो सके। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी, इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में हम लोग यहाँ होस्ट कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंसी, मोदी जी हैज अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइकी ऑफ द पीपल। 75th ईयर अमृत महोत्सव में हम ये होस्ट कर रहे हैं करके उन्होंने लोगों के अंदर भी एक प्राइड क्रिएट किया है। एंड अब जो काम होने वाला, इट इज नॉट इजी फॉर मोदी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर मोदी। हम्म। हाँ, हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से ज्वाइन हो जाएंगे सुमित जी। हाँ, हाँ, सुमित जी। तो उसमें ये हुआ था कि अभी करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर चेयरिंग, सी बाले वी वर नॉट चेयरिंग, इट वाज इंडोनेशिया वाज चेयरिंग द G20 समिट, लेकिन हम लोग ने ऐसे बोले तो साइड में रह के सब काम किया था, मोदी जी ने, इंडियन डिप्लोमेट्स ने। यहाँ हम लोग खुद वो काम करने वाले हैं। तो हम अगर कंसेंसस बिल्ड कर सकते हैं, दैट विल आल्सो बी अ एविडेंस कि इंडिया अराइव्ड ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। इंडिया की बातों की, और मैं इंडिया अभी भी बोलूंगा क्योंकि अभी भी इट इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ भारत करके नहीं बोलते, भले कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज इंडिया दैट इज भारत, लेकिन ब्रिक्स में भी इट इज BRICS, इट इज नॉट BRBCS, इट इज BRICS। तो मैं इमोशंस, तो कि कैसे वो अमेरिका को, इसको उसको सबको साथ में लेके कंसेंसस क्रिएट कर सके। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, कैसे हम यूक्रेन मैटर पे जो 2021 का बाली डिक्लेरेशन था उसको हम वापस मेंटेन कर सके, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो कैसे हम करते, उसके बेसिस पे हमारा आगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या स्थान रहेगा, वो डिटरमाइन होगा। So from a geopolitical angle, this is also make or break for Modi ji. मोदी जी के जो ambitions है, as a global statesman, as a global diplomat, it will be based on how he maneuvers the Delhi Declaration. तो सर, ये दिल्ली डिक्लेरेशन की जो बात कर रहे हैं हम, तो मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि दो बड़ी बड़ी कंट्रीज, चाइना के जी नहीं आए, जी जिनपिंग नहीं आए, हम्म, रशिया के पुतिन तो आने वाले ही नहीं थे। अभी इन रशियंस के एब्सेंस में क्या मोदी मोदी जी या भारत हमारा यूएस को कन्विंस कर पाएगा कि वॉर इज नॉट द एक है, सॉल्यूशन? नहीं, सी द थिंग इज, सबसे पहले बहुत सारे स्पेकुलेशन थे कि शायद वॉर यहाँ एंड होगी, मोदी जी विल नेगोशिएट अ पीस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, और G20 के स्टेज पे दोनों वो जेलेंस्की और पुतिन हाथ मिला के पीस डिक्लेरेशन साइन करेंगे, समथिंग लाइक व्हाट यू नो यासर अराफत और उन लोग ने करा था। लेकिन इसराइल। उस तरह से इसराइल और पैलेस्टीन का जो हुआ था, लेकिन अभी वो सीन नहीं लग रहा है, वो सब स्पेकुलेशंस थे, और स्पेकुलेशंस मार्केट में रहते बिकॉज नोबडी नोज व्हाट मोदी इज गोइंग टू डू। उनकी सबसे बड़ी चीज है, ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल।
So the thing is, coming back to what is the importance of Russia, रशिया के साथ नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज हमारे रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग है कि हमें वो दिखावा नहीं करना पड़ता है। हमें यानी जो फैमिली के अंदर एक बहुत अच्छे बॉन्ड है, वो फोटो में ऐसा नहीं दिखाएंगे सब एक दूसरे को हक करके बैठे हैं। रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप उतने डीप है, उतने स्ट्रांग है। तो पुतिन का नहीं आने का रीजन ये है कि ही डिड नॉट वांट टू बी, दिस इज माय अजम्पशन, आई कैन, पीपल may hold a different opinion, but Putin did not want to get insulted by coming here and getting ignored and humiliated by other people, especially the European and the American nation countries. Hmm? So it was advisable that he doesn't come. Okay, but whatever India says, मेरा assessment है कि India is going to take a very independent, neutral, ideal and a principle centric stand instead of taking a pro Russia or a pro Ukraine or a anti Russia or a anti Ukraine stand. और रशिया उसके ऊपर सपोर्ट करेगा। जी जिनपिंग नहीं आया, उसके पीछे बहुत सारी बातें हो रही है। 3 दिन पहले जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में सिलेक्ट मीडिया हाउसेस ने जो रिपोर्ट्स निकाले हैं कि उनके जो सीनियर्स है जी के, जो रिटायर्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिशियल्स है, उन लोग ने जी को कैस्टिगेट किया है फॉर ऑल द फेलियर इन द इकोनॉमी एंड ऑल दैट। अब जी यहाँ आएगा और यहाँ उसको इंडिया का लाइन टो करना पड़े तो इट विल बी अ बिगर इंसल्ट फॉर चाइना। और चाइना की पॉलिसी क्या है, एंड आई एम कोटिंग हेनरी किसिंजर, कि इट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ डोमिनेंस। चाइना कहाँ भी जाता है तो बोलता है मैं शेर हूँ, हाथ में डंडा लेके जाता है, आदमी की पिटाई करके उससे मार्क बनवाता है। इंडिया हेनरी किसिंजर के शब्दों में बिलीव इन द बैलेंस ऑफ पावर, यानी वो सबको इक्वल कैसे रख सके वो करके वो एक रास्ता निकालता है, बैलेंस करता है। पावर में डिसिमिट्री नहीं होती कि आप छोटे हो मैं बड़ा हूँ, ये बड़ा है वो छोटा है, तुम पे हम हावी होंगे, वो इंडिया नहीं करता, चाइना वो करता है। तो चाइना के लिए यहाँ सब देशों का प्रेशर आए, उसको एग्री करना पड़े कुछ चीज, तो चाइना के लिए इंसल्ट है। सेकेंड थिंग इज चाइना डजंट लुक एट इंडिया पॉजिटिवली, द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया पॉजिटिवली। तो वो अभी हम लोग जो गुजराती में कहते हैं कि हवन में हाड़का नाचने का काम कर रहा है, वो हवन में हाड़का डाल रहा है। हाँ, हड्डियां डाल रहे हैं, हवन में हड्डी डालिए तो हवन अशुद्ध हो जाएगा। तो वो काम चाइना कर रहा है, उसको पता है कि वो जी आएगा और इधर करेगा, वो दबा दिया जाएगा, उसके बदले दूसरे को भेजो, अगर दबा दिया जाए तो भी जी की इज्जत बरकरार रहेगी। आपने लेकिन जो ये बताया, जो जी, आपने जो बताया सुमित जी, हवन में हड्डी डालने वाली बात, हम्म आज ही सुबह एक रिपोर्ट आया है, एक वीडियो में देख रहा था और मेरे देखने में आया कि चाइना ने ब्लॉकेड का महायुद्ध, ट्रेड का महायुद्ध छेड़ दिया है। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ शिप्स आर बीइंग ब्लॉक्ड। कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, क्या सही बात है ये? चाइना में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इट इज फॉर टू रीजन। एक तो वो बाहर भी अपना प्रोजेक्शन करना चाहता है कि वी आर नाउ अराइविंग सुपर पावर। चाइना का जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है विच इज नाउ इन पब्लिक डोमेन, उन्होंने ओपनली अनाउंस किया है कि ऑन 1st of October 2049 वी वांट टू बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर, bypassing and surpassing America both on the economic as well as military front। उसने वो अनाउंस कर दिया है। तो नाउ दे आर प्लेइंग दिस साइकोलॉजिकल गेम्स फॉर इंटरनेशनल ऑडियंस टू गेट इम्प्रेस। एंड दूसरा है, उनके यहाँ भी अनरेस्ट है, वहाँ हाईएस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, वहाँ बैंक्स सकम हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें दे विल हैव टू डू दिस टू कीप देयर ओन पीपल अंडर एंथुजियाज्म के ये देश बराबर चल रहा है। ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है, वो घर के अंदर सिविल वॉर और सिविल अनरेस्ट रोकने की कोशिश कर रहा हम्म। चलो फिर से हम G20 की बात करेंगे। तो कल शाम को जब हमने देखा तो इट वॉज अ ग्रैंड सीन इन दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट लुक लाइक एज इफ द होल वर्ल्ड इज कमिंग डाउन टू इंडिया, भारत में आ रहा है। है। और वो देखने में आया, जैसे आपने कहा हाइप भी है काफी, मगर उसके साथ में कल के दिन में ही 3 कंट्रीज से बायलैटरल हुए हमारे प्रधानमंत्री जी। माफ कीजिए, आज 8 से 10 कंट्रीज के साथ में और बायलैटरल्स होंगे। और एक बात तो कही जा रही है, जो अंदर के सोर्सेज है वो ये तो बता रहे हैं कि इट विल नॉट बी G20 नाउ, इट विल बी G21 बिकॉज अफ्रीकन नेशंस। और ये ज्यादा करके भारत की वजह से हो रहा है। तो क्या एवरीबडी इज लिसनिंग टू अस? ये Yes, सवाल मैं करता हूं एज अ डेविल्स एडवोकेट टू यू, बिकॉज आई वांट पीपल टू नो द एग्जैक्ट सिचुएशन।
तो सी मान रहे हैं मैं इसको मैं अफ्रीकन यूनियन के एंगल से नहीं देखता, मैं इसको और एक यूनाइटेड नेशंस में एक शब्द है ग्लोबल साउथ। हम्म, मैं पिछले वर्ष दिल्ली में आई हैड मीटिंग्स विद अ फ्यू यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियल। तो उन लोगों के कुछ इनिशिएटिव्स की बात हो रही थी, और मैं थोड़ा 30 सेकेंड्स का डाइग्रेशन चाहूंगा कि बैकग्राउंड क्या है। नॉर्मली यूनाइटेड नेशंस का पहले का जो अप्रोच था, नॉर्थ इज ऑल द डेवलप्ड नेशंस एंड द साउथ इज द अनडेवलप्ड एंड द अंडर डेवलप्ड एंड द बैकवर्ड नेशंस। तो पहले नॉर्थ साउथ का काम चलता था कि नॉर्थ इज हेल्पिंग साउथ। 2 साल या 2.5 साल पहले इंडिया में एक इंस्टीट्यूट बनी है विच इज यूएन बैक, महात्मा गांधी समथिंग ऐसा नाम है, विच इज अ साउथ साउथ इंस्टीट्यूट। यानी साउथ इज हेल्पिंग द साउथ, ग्लोबल साउथ इज हेल्पिंग ग्लोबल साउथ, एंड इंडिया हैज टेकन अ लीड। और मोदी जी का ये पूरा विजन है कि इंस्टेड ऑफ नॉर्थ हेल्पिंग साउथ, व्हाई कांट द साउथ हेल्प साउथ। इसके अंदर वैक्सीन मैत्री आई, ये सब आया कि हम कैसे एक दूसरे को हेल्प कर सके अंडर डेवलप्ड कंट्री। एंड इंडिया इफ इट एस्पायर्स टू बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर, देयर इज अ एथिकल ग्राउंड ऑल्सो। एथिकल ग्राउंड इज, आर वी अ कॉलोनियलिस्ट और इंपीरियलिस्ट नेशन जो दूसरों को चूस के आगे बढ़ना चाहता है, या हम दूसरों को अपने साथ में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम के प्रेरणा लेके हम सबको साथ में लेके आगे बढ़े। तो मोदी जी ने पैंडेमिक के टाइम से ग्लोबल साउथ पे फोकस किया है, उसमें अफ्रीका सबसे बड़ा फोकस है। तो एंड अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर भी स्टेटमेंट आया था कि इन G20 ग्लोबल साउथ विल हैव अ स्टैंडिंग एंड दे विल बी इनवाइटेड बिकॉज G20 हैज टू लुक एट ग्लोबल साउथ। तो मोदी जी इज नाउ एस्पायरिंग, एंड सी दैट इज व्हाई दिल्ली डिक्लेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लोबल साउथ के एंगल से किस तरह के पॉइंट्स आते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन में, किस तरह से हम अफ्रीकन यूनियन को सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज द फ्यूचर इज इन अफ्रीका। अमेरिका भी देख रहा है, यूरोप भी देख रहा है, सब लोग अफ्रीका देख रहे हैं, बिकॉज अमेरिका विल बी अ डाइंग इकोनॉमी सून। वहां प्रॉब्लम चालू हो गया, चाइना बर्बादी के कगार पे आके रह गया है। इट विल implode in a few decades, maximum 2 decades में चाइना is going to implode. Okay, America is facing crisis, it cannot survive with this kind of bubble that they have created on the economic front. तो रिसोर्सेस कहाँ है, अफ्रीका में है। लैंड कहाँ है, अफ्रीका में है। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, अफ्रीका में है। अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ कहाँ है, अफ्रीका में है। तो इंडिया भी वहां जा रहा है, अमेरिका भी वहां आ रहा है। एक वहां मदद करने के साथ जा रहा है, दूसरा वहां एक्सप्लॉइटेशन के साथ जा रहा है। हम लोग वहां मदद करने के साथ हमारे जो धार्मिक मूल्य है, जो धार्मिक कैपिटलिज्म के साथ हम लोग वहां जा रहे हैं। तो इसलिए 21 से ज्यादा भी हो सकता है ग्लोबल साउथ में, अगर ये देखा जाए तो आगे चल के बहुत सारा अलग चेंजेस भी हो सकते हैं। और दूसरी बात जो करेंगे, मैंने शुरू में की बात कि ये जो कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर जो बनाने वाली बात है, उसके लिए हाँ, यूएस इज वेरी हाईली इंटरेस्टेड। यूएस wants that to be done actually to counter the influence of China with the Middle East. सऊदीया और यूएई के अंदर जो इन्फ्लुएंस अभी चाइनीज की है, वो यूएस के निगलेक्ट की वजह से गई है। ऐसी बात यूएस में करी जा रही है। तो उसकी वजह से ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड that this summit should see that this work begins. Now, where do you see that? Do you see that happening in another 5 years? This whole thing I becomes think it is accomplished? possible. See, the thing is, the only counter to BRI, Belt and Road Initiative, is to have counter program initiative to develop infrastructure in multiple countries. आज चाइना क्या करता है? See, I have competed with Chinese companies in Maldives and Sri Lanka. I have seen them from a very close quarter, यानी कि वो कैसे काम करते हो, किस तरह से बात करते, किस तरह से नेगोशिएट करते, किसके साथ क्या बात करते, किस दूसरे के साथ क्या बात करते, कैसे करते। आई हैव सीन देम वेरी क्लोज, रग रग से वाकिफ हूं मैं चाइनीज की। उन लोग कैसे काम करते हैं उसके हिसाब से। उन लोग क्या कर रहे हैं, दे वांट टू कीप द इकोनॉमी अफ्लोट। उन लोग बोलेंगे मैं आपके यहाँ बॉम्ब, अगर इंडिया में, ये मैंने 2014 में नोट लिखी थी कि जब चाइना ने, मोदी जी आए तब उन्होंने बोला था कि वी विल लाइक टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने तभी नोट लिखी थी, तब फेसबुक नोट्स थे। मैंने बोला चाइनीज को यहाँ हमने कदम भी नहीं रखने देना चाहिए, क्योंकि उनका एजेंडा क्या है, उनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। वहां के लोगों को वो यहाँ लेके आएंगे, वहां की सीमेंट आएगी, वहां का स्टील आएगा, वहां का कंस्ट्रक्शन मटेरियल आएगा, जो मैंने मालदीव और श्रीलंका में देखा है। कुक भी वहां से आएगा, और बोरी चावल की बोरियां भी वहां से आएगी, आलू भी वहां से ही एक साथ लेके आएंगे। तो हम यहाँ, हमें क्या फायदा है? उनको ये BRI क्यों चाहिए? क्योंकि उनको अपनी फैक्ट्रियां चला के रखना है।
उनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके रखना है जिससे वहां सिविल वॉर और सिविल अनरेस्ट ना हो। सबके जेब जब का पेट भरा होगा तो कोई रास्ते पे नहीं आएगा। चाइना में जो टाइप का इकोनॉमी है और जो सोशल स्ट्रक्चर है, सबका पेट भरा होना चाहिए। आज वो सब जगह ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना रहा है? टर्की में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। उसको खुद के लोगों को और खुद की फैक्ट्रियां चालू रखनी, खुद के लोगों को अनाज देना है। आज उसको काउंटर करने के लिए वी विल हैव टू वर्क टुगेदर। मैंने 2014 में बोला था टू काउंटर इट वी शुड हैव अ जापान इंडिया एक्सिस, कि जापानीज मनी और इंडियन एंटरप्रेन्योर और लेबर के जोर पे और जापानीज टेक्नोलॉजी के जोर पे वी शुड वर्क इन मल्टीपल कंट्रीज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आज वही अमेरिका कर रहा है। हम्म, अमेरिका वही कर रहा है कि उसके पास पैसा है, इंडिया के पास एंटरप्रेन्योरशिप है, एबिलिटी है डर्टी काम करने का। ये सब देशों में जाके काम करना इज नॉट इजी। आज अदानी को क्यों ये सब दिया हाइफा? बिकॉज दे आर ऑल डर्टी बिजनेस, यू हैव टू हैंडल लोकल इश्यूज, यू हैव टू हैंडल लॉट ऑफ थिंग्स। वो अदानी जैसे और इंडियन बिजनेसमैन ही कर सकते हैं। सो दैट इज द इंटेंट कि ये करे, वो इकोनॉमिक्स को ग्रोथ हो, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल रहेगा। आज चाइना अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करेगा, दे विल यूज इट ऑल्सो फॉर मिलिट्री पर्पज, नेवल पर्पज। अमेरिका विल डेफिनेटली नॉट वांट, इंडिया विल डेफिनेटली नॉट वांट। प्लस अगर वहां बिजनेस नहीं जमेगा, हमने अलग से भी एक शो करना चाहिए ऑन डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। यस। लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सऊदी और उनको भी अब पता चल गया है कि चाइना पठानी उग्राणी करने वाला देश है। तो उसके साथ धंधा करने के बदले तो इंडिया और अमेरिका के साथ काम करना आसान है। बट तो देन इसलिए हाउ डू यू सी, आप कैसे देख रहे हो ये डिप्लोमेटिक मैनूवर्स जो हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के मैनूवर्स जो हैं, आप कैसे देख रहे हो कि 5 साल पहले तो कोई सोचता भी नहीं था कि सऊदीया और इजराइल साथ में बैठ के काम करेंगे, और इसका यहाँ तो रीजन ये है। पूरी के पूरा का कॉरिडोर इंडिया से होते हुए गल्फ से होते हुए इजराइल और वहां से फिर ग्रीस एंड देन टू डायरेक्टली टू यूरोप की बात हो रही है। That is also to kind of put Turkey under check. There is a pipeline that is suggested by China। कतर से गैस तुर्की लेके जाएंगे और तुर्की से वो यूरोप भेजा जाएगा। उसके काउंटर में ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है जिसके अंदर इसराइल का हाइफा पोर्ट, साइप्रस, ग्रीस, इटली होके यूरोप में ऑयल एंड दूसरी चीजें जाएगी, एनर्जी एंड ट्रेड। दैट इज टू काउंटर चाइना। कतर के पास आज गैस है। कतर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, यस। अमंग्स द लार्जेस्ट और नॉट द लार्जेस्ट, अमंग्स द लार्जेस्ट। और वो टर्की के कंट्रोल से जाएगा। दैट इज वन थिंग। दैट इज दूसरी चीज है, वी हैव टू गो बैक टू 1919 जब ऑटोमन कैलिफेट वाज ब्रोकन डाउन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और तब ट्रीटी ऑफ लुजान हुआ था जिसके अंदर टर्की वाज फोर्स्ड टू अडॉप्ट सेक्युलरिज्म फॉर 99 इयर्स इन 1923। 2022 में वो 99 इयर्स खत्म हो गए। अब टर्की इज अगेन एस्पायरिंग टू बिकम अ कैलिफेट। अर्डोआन खुद को अब कैलिफ बनाना, खलीफा बनाना चाहता है। और अब अरब देश उनके गुलाम बन के नहीं रहना चाहेंगे। 400-500 साल तक अरब देश तुर्की के गुलाम बन के रहे थे, उनके अंडर में रहे थे। आज सब लोग इंडिपेंडेंट नेशंस है। तो दे विल नॉट वांट टू अगेन कम अंडर टर्किश इन्फ्लुएंस। और आप अगर जाएंगे अरब वर्ल्ड में, अरब्स डोंट हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर टर्क। अभी ये G20 के हिसाब से आप देखें तो सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं। बातें तो बहुत हो रही थी कि वो शायद 4-6 घंटे पाकिस्तान भी जाएंगे, मगर उसका कुछ तय नहीं है। एंड ही इज गोइंग टू बी द स्टेट गेस्ट, अपने देश के एक मेहमान बन के भी 2 दिन ज्यादा रहने वाले। व्हाट डू यू सी दैट इज कुकिंग, जैसे कहते हैं ना सीधी भाषा में, कि क्या पक रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान जो एक रोग स्टेट बनता जा रहा है, उनके जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स है उसके ऊपर सऊदी अरेबिया की नजर, और भारत मुझे कभी कुछ सीधा नहीं करेगा, करवाएगा ही। मुझे ये मैं न्यूक्लियर वेपन साइड में तो ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ। मैंने जितना पढ़ा है तो पाकिस्तान हैज प्रोबेबली लॉस्ट इट्स न्यूक्लियर वेपन्स एंड द फोर्स टू यूएस, यस। बिकॉज यूएसए आल्सो विल नॉट वांट पाकिस्तान टू गो रोग, क्योंकि उसकी आर्मी प्लस तालिबान कनेक्ट्स एंड ऑल इज नॉट, न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट इन सेफ हैंड। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि एक तो है कि सऊदी रियलाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गिविंग अ प्रॉप टू इट्स ओन इकोनॉमी। आज सऊदी के पास अब कितने साल का तेल बचा है? ज्यादा नहीं। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी बन रहा है। आज हम लोग इथेनॉल का प्रोडक्शन चालू कर रहे हैं। जत्रोपा और उससे अगर इथेनॉल बनने लग गया और इंडिया विल स्टार्ट
विल स्टॉप, जो नितिन गडकरी जी ने बोला कि हम लोग अब फ्यूल इंपोर्ट्स, अगर हम 20 साल में फ्यूल इंपोर्ट्स टोटल बंद कर दिया, ओके, तो क्या होगा? तो सऊदी को भी समझ में आ रहा है कि टुडे सी देयर टू लार्जेस्ट मार्केट कंज्यूमर मार्केट के एंगल से, चाइना एंड इंडिया। तो इंडिया के साथ तो आज अगर आपका जो सबसे बड़ा कस्टमर है उसके साथ तो आपको अच्छे रिलेशन रखने हैं। पाकिस्तान तो गरीब भिखारी देश है। पाकिस्तान और भिखारी में फर्क नहीं, उसको तेल भी चाहिए तो वो मुफ्त में मांगे, उधारी मांगेगा, और बाद में उसके लिए नया लोन सऊदी से लोन लेगा और उसका उसी को ऑयल का चुकाएगा। बिल चुकाएगा। इंडिया एक है जो रोकड़ा लेके टेबल पे बैठ रहा है, तो किसके साथ वो रिलेशन बनाना चाहेगा? दूसरी चीज, इंडिया का इकोनॉमी इज ग्रोइंग, अपना कंज्यूमर मार्केट इतना बड़ा है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही है, चाइना से इंडस्ट्रीज इंडिया में आ रही है। सऊदी बोलेगा कि उसका जो पैसा है, गल्फ में जो पैसा है सऊदी का, जो तेल से कमाते हैं, आज तक वो अमेरिका में डाल रहे थे। अमेरिका इज अ डाइंग इकोनॉमी, भले वो खत्म नहीं हो जाएगी। बहुत कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट है जो बोलेंगे अमेरिका बर्बाद हो जाती है, खत्म हो गया, अब इंडिया नंबर 1 हो जाएगा। वो नहीं होने वाला है। इंडिया इज गोइंग टू रिमेन इन द टॉप नेशन, बट अमेरिका विल स्टिल रिमेन। दैट इज माई फर्म व्यू, क्योंकि अमेरिका के पास आज भी बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत डेप्थ है, बहुत कुछ है, आईपी है उनके पास। तो उन लोग बोलेंगे अब राइजिंग इकोनॉमी कौन है? इंडिया। तो उनका जो तेल का पैसा है वो इन्वेस्ट करने के लिए भी हो तो उनको इंडिया ही चाहिए। अब 2021 देखिए, 2021 में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में किसने इन्वेस्ट किया है? आधे से ज्यादा पैसा तो मिडिल ईस्ट के रॉयल फंड्स ने इन्वेस्ट किया है, सॉवरेन वेल्थ फंड्स ने। उनको भी चाहिए कि इंडिया में पैसा लगाए, क्योंकि यहाँ ही पैसा मिलने वाला है उनको। तो ये सब भी फैक्टर्स है कि उनके पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ लगा सकते हैं, उनके लिए कॉर्डियल एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, इट इज प्योर इकोनॉमिक। ठीक ना। और अभी इकोनॉमी के हवाले से मैं एक दूसरा सवाल करूंगा आपसे, जो इससे एकदम अलग है, और वो है ब्रिटेन, ऋषि सुनक coming here, having a lot of say among the common people, among the common diaspora. But is India going to go through with the free trade agreements with Britain, or till they act on certain things which India wants, nothing will happen? दे विल हैव टू, क्योंकि ऋषि सुनक ने बोल दिया कि हम लोग खालिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सब ही हैज मेड ऑल द स्टेटमेंट्स व्हिच आर टू, इफ द राइट वर्ड इज अपीज इंडिया टू साइन द एफटीए, क्योंकि आज अगर ये एफटीए साइन नहीं होगा तो ब्रिटेन की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। एंड मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी और इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन, प्रोफेसर डॉक्टर गौतम सेन करके हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि व्हाई इंडिया शुड नॉट साइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूके। Britain. उसमें उन्होंने बोला था कि दिस एग्रीमेंट इज इक्विवेलेंट टू द 1932 ओटावा डिक्लेरेशन, जिसमें ब्रिटेन ने अपनी इकोनॉमी को, फेलिंग इकोनॉमी दी है, सब कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट करके वापस खुद का इकोनॉमी बैक टू ट्रैक लेके आए थे। तो डॉक्टर सेन का जो स्टडी है, बिकॉज ही हैज आल्सो टॉट इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस टू स्टूडेंट्स, एंड सम ऑफ देम आर नाउ डिप्लोमैट्स विद वेरियस गवर्नमेंट्स। तो उनका है कि ये एग्रीमेंट हमने साइन नहीं करना चाहिए। नाउ वी डोंट नो व्हाट इज द विजडम ऑफ द पीपल, बट आई थिंक मोदी जी और उसके टीम के ने कुछ तो सोचा होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल बोला कि खालिस्तान को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, दैट शुड नॉट बी द ओनली थिंग। दूसरा है, यूके से मीरपुरी मुस्लिम्स कश्मीर के अगेंस्ट का पूरा फंडिंग चल रहा है। बीबीसी का जो काम चल रहा है, बीबीसी को इस्लामिस्ट फंड कर रहे हैं और उन लोग एंटी इंडिया कंटेंट बना रहे हैं, प्रोपागेंडा चला रहे हैं। उसके बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी एनजीओ वहां बैठ के इस्लामिस्ट का पैसा लेके इंडिया के अगेंस्ट में डायरेक्ट चला रहे हैं। तो सिर्फ खालिस्तान से नहीं चलेगा, ये सब भी ठीक करना पड़ेगा। ही शुड टेक एक्शन, he should pass a resolution in the parliament, both the houses, that this kind of things should not be allowed on British soil. और अभी मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लास्ट क्वेश्चन with reference to another country which is also a part of G20, and that is France. Emmanuel Macron. Now France को अफ्रीका में बहुत तकलीफ हो गई। They were refused कि अभी उनके मिनरल्स वहां से नहीं जाने देंगे वो नाइजर से। And India is talking of global south. Where does it lead? Does it lead to a conflict with French? क्योंकि अफ्रीकन यूनियन जो है
नहीं, आपकी बात सही है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सबसे पहले फ्रांस ने इंडिपेंडेंस तो दे दिया था सबको, लेकिन उन्होंने जिस तरह के एग्रीमेंट किए थे नेचुरल रिसोर्सेज, सुन लो आप, मैंने पढ़ा कि नाइजर इज हैज इंक्रीज द प्राइस ऑफ यूरेनियम फ्रॉम $4 टू सम $100 पर ग्राम और समथिंग। आज वो इतना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, वो सब देश से उन लोग नेचुरल रिसोर्सेज निकाल निकाल के लेके जा रहे थे। आज दे विल डेफिनेटली हैव अ प्रॉब्लम, लेकिन आई डोंट थिंक इंडिया विल बी इन अ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद फ्रांस, क्योंकि इंडिया का जो नीति है उसके अंदर ये नहीं होगा। यहाँ होगा कि हम उन देशों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट इंस्टिगेटिंग एंड प्रोवोकिंग एनीवन अगेंस्ट। Okay. And now last thing, give me an answer in a minute. That is, what is the biggest achievement? What will be the biggest achievement of this G20 meeting held in Delhi, Bharat? सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा? A consensual unanimous consensual Delhi declaration, which will focus on maintaining the status quo on the Russia-Ukraine issue that was built in Bali declaration, and focus on global south. ये दो चीजें सबसे बड़ी अचीवमेंट रहेगी इन दिल्ली डिक्लेरेशन। And with the sidelines, प्रोवाइडेड साइडलाइंस में बहुत कुछ होने वाला है, साइडलाइंस में बहुत कुछ होगा, क्योंकि हर एक देश के साथ भी हमारा अलग से इंडिपेंडेंट, आज सिर्फ फ्रांस का 100 को हम लोग ने बेल आउट किया है। हम लोग ने जो 36 के बाद दूसरे रफाल का ऑर्डर दिया, इसलिए वो कंपनी चल रही है, नहीं तो कंपनी बंद हो गई होगी। तो फ्रांस के साथ हमारा रिलेशन अलग है। आज फ्रांस को ये ऑर्डर दिया, उससे अमेरिका भी तो गुस्सा था, इसलिए तो चौकीदार चोर है का इतना बड़ा कैंपेन राहुल गांधी ने किसके कहने पे किया होगा? किसी ने पैसे दिए होंगे ना उसको कि भैया फ्रांस को ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए। आज नेटो के अंदर भी तो प्रॉब्लम होंगे, नेटो थोड़ी ना एक ब्लॉक है, उसमें दे आर 5-6 कंट्रीज हु आर मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इक्विपमेंट। आज हम एक देश को देंगे तो दूसरे देश को तो नुकसान हो ही रहा है, तो उसको भी तो प्रॉब्लम होगा कि भैया हमें ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहा है। and now जाते जाते एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहूंगा, will it help in India getting a permanent seat in Security Council of UN, or will UN will become redundant? सी, अमेरिका विल नॉट वांट यूएन टू बिकम रिडंडेंट, क्योंकि यूएन अगर रिडंडेंट होता है तो दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर किसके अराउंड सेंट्रिक होगा? ब्रिक्स इज डेड आफ्टर व्हाटएवर चाइना हैज डन। ब्रिक्स इज डेड। अगर आज शी जिनपिंग यहाँ आते तो ब्रिक्स हो सकता था, नाउ ब्रिक्स इज डेड। अब G20 में 20 देश अगर 180 देश पे, दूसरे 180 देश पे ओवरलोडिंग करे, उसके बदले अमेरिका विल प्रिफर के कुछ भी करके इंडिया को एक बार नॉन परमानेंट मेंबर बना के अंदर रख लो। इंडिया को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगा चाइना से। ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, अमेरिका, ये चारों देश हमें सपोर्ट करेंगे परमानेंट मेंबरशिप के लिए। रोकेगा सिर्फ चाइना। चाइना विल नॉट वांट इंडिया टू कम इन। तो रिफॉर्म्स अमेरिका विल पुश, अमेरिका विल वांट इंडिया टू कम, अमेरिका में वांट ब्राजील टू कम, अमेरिका में वांट अदर से सम अदर कंट्रीज टू कम, सो दैट देयर इज अ बैलेंस एंड यूनाइटेड नेशंस को रिलेवेंट रखा जा सके। लेकिन चाइना इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो आप क्या समझते हैं, लास्ट वन फ्यू सेकेंड्स आप बता दीजिए, क्या समझते हैं, इन नियर फ्यूचर विल इंडिया बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? डू यू सी दैट? आई होप सो। दर्शक मित्रों, आपने सुना, सुमित जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि G20 समिट ग्लोबल साउथ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चा बड़ा हो गया है। अगर सीधी भाषा में कहूं तो ये G20 में जो देख रहे हैं आप, वो इसकी निशानी है कि भारत अब युवान हो चुका है। और आपको याद दिला दूं कि भारत के लोगों की सरेराश आय अभी भी 27 साल ही है। तो मित्रों, G20 से जो भी मिलेगा ना, वो अच्छा ही मिलेगा। हाँ, कभी कभी होगा ऐसा कि काफी बाधाएं आएगी, जैसे कि ब्रसेल्स में जाके कोई ISI के एजेंट के साथ बैठता है, यहाँ पर जब पूरी दुनिया इकट्ठी हुई है तो वहां से लाइमलाइट लेने की कोशिश हो रही है। ये सब होगा। एक न्यूज जो भी आ रहा है अभी कि चाइना हैज स्टार्टेड अ ट्रेड वॉर, तो उसकी वजह से भी तकलीफें होगी अगर वो सही में शुरू होता है तो। मगर G20 के हवाले से हम इतना कह सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी
a very successful meet for a lot of countries and especially the countries in global south. तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बस हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करिए। मित्रों, बहुत जल्द दूसरे एक विषय के साथ हम आएंगे। हमने जानबूझ के आज बात नहीं की है पाकिस्तान की, और G20 की बात होती है, जहां डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात होती है कि G20 में वर्ल्ड ओवर पूरे विश्व की तकरीबन 85% GDP कवर हो जाती है। वहां पर पाकिस्तान का कुछ बनता नहीं है। पाकिस्तान की बात करेंगे अगले एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ, मगर आज तो इतनी ही कामना करते हैं कि ये G20 का जो समिट आज सुबह से शुरू हुआ है दिल्ली में, वो 2 दिन बहुत सही से निकल जाए और कोई अशुभ समाचार हमें नहीं मिले। मित्रों, आपको फिर से मैं एक गुजारिश करूंगा, प्लीज लाइक अवर चैनल, सब्सक्राइब इट, और सुमित जी को भी तो आप देखते रहते हैं। तो फिर से मिलेंगे बहुत जल्द एक नए विषय के साथ। नमस्कार। सुमित जी, आपका खूब बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु भाई, धन्यवाद, आपने मुझे आपके चैनल पे बुलाया। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।